आप सभी का स्वागत है लास्ट माइल एजुकेशन आपके खुद के चैनल पे। सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड एनी लाइक हाउ टू इन्हांस आवर कम्युनिकेशन स्किल, किस प्रकार हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को और इन्हांस कर सकते हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुडे, दैट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Today I will try to speak more and more in English rather than speaking in Hindi, and I will try to use very easy words that you will understand. So history for many students it is very boring. Whenever they study social science it seems to them like frightening. But whenever you see the history and you look at it from different approach, you start to like it. Especially when you read history in a form of a story, you are definitely going to love it. So let's start a very interesting story of our medieval history. Medieval history मतलब कि मध्यकालीन भारत. We are discussing today the time period from 8th to 10th century. 8वीं से 10वीं शताब्दी के भारत के बारे में हम लोग बात करेंगे. And especially the city Kannauj will come in this discussion. Kannauj is a very beautiful city on the bank of Ganga, which is situated in Uttar Pradesh, and to right now it is a very peaceful time. But when you will go back in history, especially from 8th to 10th century, then you will see that Kannauj was a battlefield. Kannauj क्या था? एक युद्ध का मैदान हुआ करता था. एक्चुअली ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि युद्ध का मैदान नहीं, युद्ध ही हुआ करते थे कन्नौज के लिए. कन्नौज मतलब कि बहुत सारे राजाओं का गोल हुआ करता था. जिस प्रकार आज का दिल्ली है या बहुत सारे कैपिटल टाउन है, उस प्रकार कन्नौज उस समय पे था. बहुत कन्नौज पे 3 तरीके के किंगडम थे जो उसको लेके लड़ते रहते थे. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस 3 कैरेक्टर्स. First one that we have understood that in medieval period Kannauj was a very important place where the kings were fighting with each other to gain the capacity, the authority of Kannauj. So let's discuss it one and like from 1 to the 3rd. The first one we will discuss about the Palas. The पाला थे, फिर दूसरे थे गुर्जारा प्रतिहारास और तीसरे थे राष्ट्रकूटास. How are we going to understand that? We must see them geographically. अभी हम भारत को जानते हैं तो क्यों ना अब के भारत को ही कनेक्ट करते हैं उस प्राचीन भारत से. तो जो पाला डायनेस्टी के लोग थे, 750 कॉमन एरा में गोपाल नाम के राजा ने इस वंश की स्थापना की थी. और ये जो वंश था वो अभी का जो बंगाल है और बिहार है वहाँ पर ये लोग शासन किया करते थे. स्पेशली इनका जो कैपिटल टाउन था वो मुंगेर, बिहार का जो अभी प्रेजेंट टाइम में मुंगेर है, वहाँ इनका कैपिटल सिटी हुआ करता था. और एक राजा जो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया पाला डायनेस्टी में, द नेम ऑफ दैट किंग वॉज धर्मपाला. व्हाट वाज हिज नेम? धर्मपाला. अभी आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय पे बहुत सारे अटैक्स हुए थे, लेकिन उसके पहले उसको रिवाइव किया था धर्मपाल ने. धर्मपाल वॉज वेरी मच डेडिकेटेड टू एजुकेशन, स्पेशली ही वॉज प्योर बुद्धिस्ट. He also constructed a new university which is known as विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी उसने बनाया था. लेकिन उसके भी जीवन का मात्र सबसे बड़ा गोल यही था कि कैसे भी करके कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में ले आया जाए. हाउ टू गेन द अथॉरिटी ऑन कन्नौज. और उसने ये किया भी. लेकिन उसके शत्रु कौन थे? 2 शत्रु जो वहाँ पे उससे लगातार फाइट कर रहे थे, वो ये गुर्जारा प्रतिहारास और दक्षिण के राष्ट्रकूटास. तो ये हमारे पालास थे. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुर्जारा प्रतिहारास. गुर्जारा नाम में ही आ रहा है गुजरात. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट द ओरिजिन समवेयर रिलेटेड टू गुजरात, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात. एंड देयर वाज अ किंग नागभट्टा. जिस प्रकार पाला डायनेस्टी को गोपाल ने फाउंड किया था, उसी प्रकार नागभट्ट ने गुर्जारा प्रतिहारा किंगडम की स्थापना की थी. और इस किंगडम का राजा शायद हम सभी को पता होगा, भोज नाम हमने सुना है. कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूली तेली. तो हाँ, मिहिर भोजा वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारास. मिहिर भोज नाम था इनका. और इनको टाइटल मिला हुआ था आदि वराह का. आप समझ सकते हो ये कितने इम्पॉर्टेंट किंग रहे होंगे, क्योंकि विष्णु भक्त हुआ लोग करते थे और वराह अवतार हमारे विष्णु का है, तो इनको टाइटल मिला था आदि वराह का. मिहिर भोज ने भी कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में कई बार लिया और कई बार उसके हाथों से कन्नौज छिना क्यों? क्योंकि वहाँ पे पालास. और अब जो आखिरी इसमें जो मेन हीरो है
तीसरा मेन हीरो राष्ट्रकूटास है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कर्नाटक में एक जगह है मालखंड जो इनका कैपिटल हुआ करता था। एंड हु वाज द फाउंडर? दांती दुर्गा। दांती दुर्गा वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटास. One very important thing you will notice when you will read history, that whoever the founder is does not play very important role in any kind of like construction and development, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही कहाँ काम रह जाता है। जैसे कहते हैं ना, जब एक पीढ़ी बहुत अच्छी होती है तो उसके पीछे हाथ होती है पिछले वाली पीढ़ियों की, क्योंकि पिछली वाली पीढ़ी हो सकता है धीरे धीरे करके इम्प्रूव करती है और फिर एक पीढ़ी फिर खिल के आती है। तो दांती दुर्गा ने इसकी स्थापना की थी। एंड देयर वॉज अ किंग गोविंद थ्री वॉज अ किंग, जिसको टाइटल मिला हुआ था अमोघ वर्षा। ऑल्दो कन्नौज को जीतना सबका काम था, एंड इवन राष्ट्रकूटास डिड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉर टू हैव कन्नौज, लेकिन जो गोविंद थ्री अमोघ वर्षा का नाम आता है वो इसलिए आता है कि वो 64 सालों तक, कंप्लीटली 64 ईयर्स तक अपने आप को एजुकेशन के फील्ड में डेडिकेट किया, उन्होंने रिलीजन के फील्ड में डेडिकेट किया। और कन्नड़ भाषा, क्योंकि इन लोग का क्षेत्र कर्नाटक हुआ करता था, कन्नड़ भाषा में बहुत योगदान दिया है। खुद भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिनका संकलन हम लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे सुंदर बात राष्ट्रकूटास की हमें जान लेनी चाहिए कि ये लोग आर्किटेक्चर प्रेमी थे, यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध एलोरा टेम्पल में स्पेशली कैलाश मंदिर जो है हमारा, उसकी स्थापना की थी कृष्णवन ने। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हर एक ह्यूमन बीइंग का ड्रीम होता है जो इंडिया में रहता है, इवन फॉरेनर्स का भी, कि वो अजंता और एलोरा के केव्स को एक्सप्लोर करे। नाउ कम्स टू द कन्नौज। अब हम समझ सकते हैं कि कन्नौज के साथ क्या हुआ था, कौन ऐसे 3 किंगडम थे जो कन्नौज को अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे। फर्स्ट पालास फ्रॉम वेयर? वेस्ट बंगाल एंड बिहार। सेकेंड गुर्जर प्रतिहारास स्पेशली फ्रॉम द गुजरात एरिया। एंड थर्ड हु वर दे? Third were the Rashtrakutas. They were coming from the south, especially the Karnataka क्षेत्र. And Kannauj was their goal. So what happened? Like there was not a single war. Continuously 200 years. सोचो, एक जनरेशन में 80 साल तक इंसान मैक्सिमम जी सकता है, मतलब 2-3 जनरेशन तक लगातार कन्नौज के लिए वॉर हो रहा है। इसको हम बोलते थे त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। हुआ क्या? नो वन एवर गॉट कन्नौज, लॉस बहुत हुआ। हमारा जो नदन इंडिया था, उत्तर भारत, उसमें यूनिटी नहीं रह पाया। देयर वॉज नॉट यूनिटी अमंग द किंगडम्स एंड दैट क्रिएटेड द सॉइल फॉर द फॉरेन इन्वेजन। आपको पता है कि मिडिवल पीरियड के बाद जैसे ही हमारा 1100 शताब्दी शुरू होता है, कितने सारे फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं एंड देयर वॉज नॉट अ पावरफुल किंग। पावरफुल किंग कहाँ से रहेगा? क्योंकि एक ही क्षेत्र के लिए लेकर 2-3 राजा आपस में इतने भयंकर लड़ाइयाँ करते हैं जिससे कि वो पूरा का पूरा जो हमारा नदन एरिया है वो कमज़ोर पड़ जाता है। सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें कि पालास, राष्ट्रकूटास और गुर्जारा प्रतिहारास एक कन्नौज शहर के लिए लड़ाई करते हैं। एंड हमारे लिए भी एक लेसन है इसमें कि एक ही गोल के लिए अगर बहुत सारे लोग लड़ेंगे तो किसी को मिलेगा नहीं, तीसरा ही आके, चौथा ही आके उसका फ़ायदा उठा के लेके चला जाएगा। सो दिस वॉज वेरी लिटिल एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू टेल यू द स्टोरी, especially to teach you how to speak English and be interested in history also. Thank you so much.